अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो में हम ईडीओ 705 का मिड टर्म सब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आप लोगों के साथ नोट्स शेयर करूँगी और साथ ही साथ जो है वो इसको हम शॉर्ट लेक्चर की फॉर्म में कवर करेंगे। और इस एक वीडियो से आप लोगों का सारा पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज़ ईडीओ 705 में आपका एमसीक्यूज़ तो आते नहीं हैं, तो आप लोगों ने एमसीक्यूज़ फाइल्स को छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो जस्ट आप लोगों ने इसके क्वेश्चंस करने हैं और आपके आएंगे 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने 4 करने होते हैं और वो 5-5 नंबर के होते हैं, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। पॉइंट्स टाइप आ जाते हैं और इस तरह से मतलब 5-5 पॉइंट्स लिखने होते हैं, तो वो 5 नंबर के होते हैं। और वो 5 नंबर आप लोगों ने पूरे के पूरे मतलब 5-6 पॉइंट्स लिख देने हैं। उसमें से अगर 6 के 6 भी आप कर देंगे ना क्वेश्चंस, तो आप लोगों के जो है ना उसमें से जो 4 ठीक होंगे ना बिल्कुल, तो आप लोगों के 20 मतलब 20 में से 20 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, प्रोजेक्ट के लिए। अगर तो आप लोगों ने इसे 7th सेमेस्टर में रखा है ना, तो वेल है, आप लोग इसे समझें पढ़ें। इसी में से अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो आप लोग अपना प्रोजेक्ट खुद कर सकते हैं, ठीक है। और वो स्टूडेंट्स जो अब साथ साथ प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं और उन्होंने ये रखी हुई है, तो उनके लिए तो ये बहुत ही आसान है। तो चलें हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज बेसिकली हम जो है ना वो इसके लेसन नंबर 1 to 5 डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम 6 to 12 डिस्कस करेंगे। इसके बेसिकली 25 टोटल लेसन्स हैं, ठीक है, जिसमें से आप लोगों के 13 जो है ना वो मिड्स में आएंगे, तो 13 से भी कम 12 तक, ठीक है। तो उतने ही जो है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ थीसिस। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये बुक है ही सारी की सारी थीसिस पे, ठीक है, कि आपने थीसिस किस तरह से राइट करना है, थीसिस राइटिंग के कंपोनेंट्स कितने होते हैं थीसिस के, उन कंपोनेंट्स की फंक्शंस क्या हैं, फिर उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें वही डिस्कस की हुई हैं। तो अगर आप लोग अभी 7th में रखा हुआ है तो इसको अच्छे से आप लोगों ने पढ़ना है। थीसिस बेसिकली इसका मकसद क्या होता है, टू एनेबल स्टूडेंट्स टू डेवलप डीपर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड कैपेबिलिटीज़, ठीक है। कि इसका मकसद होता है कि स्टूडेंट्स के नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा उनको गहराई में जो है वो नॉलेज दिया जाए, अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलप हो और कैपेबिलिटीज़ उनकी सलाहियतें डेवलप हो। ऑब्वियसली जब वो रिसर्च वर्क करेंगे तो उनकी सलाहियतें रिसर्च वर्किंग की और क्रिटिकल थिंकिंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सलाहियतें जो हैं वो अच्छी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड इमीडिएट ऑडियंस। अब जब आप थीसिस लिखते हैं तो आपकी 3 तरह की ऑडियंस होती है, ठीक है। एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक इमीडिएट ऑडियंस, जो आप लोगों की थीसिस राइटिंग में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्राइमरी ऑडियंस में ये आप लोगों के एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है कि प्राइमरी ऑडियंस में कौन आता है, इमीडिएट ऑडियंस में कौन आता है और सेकेंडरी ऑडियंस में कौन आता है, और ये क्वेश्चन भी है, ठीक है। प्राइमरी ऑडियंस में बेसिकली आपकी स्कॉलरली कम्युनिटी आती है, रियल एंड इमेजिन्ड ये होती है, इंटरनलाइज होती है, स्पोर्टिव हॉस्टल। इसमें बेसिकली आपकी जो है ना स्कॉलरली कम्युनिटी में आपके कोई रिसर्चर जो आपकी सारी रिसर्च कर रहा है, या फिर कोई फ्रेंड या फिर को पार्टनर जो आपके साथ रिसर्च कर रहा है, वो आ जाएगा, ठीक है। ओबियसली वो सपोर्टिव होता है, हॉस्पिटल होता है और एडवर्जियल आपको एडवाइस देता है, ठीक है। वो साथ आपकी जो है वो काम कर रहा होता है। सेकेंडरी ऑडियंस में आप लोगों के एक्सटर्नल एग्जामिनर या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्कॉलरली कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल अगर आपने थीसिस राइट किया है तो आपने जो है वो उसको एक्सटर्नल अगर कोई जो है वो इंस्ट्रक्टर चेक करेगा बाहर से आके, तो वो जो होगा ना वो आपका सेकेंडरी ऑडियंस होगा। इमीडिएट ऑडियंस में आप लोगों का आ जाएगा अपना सुपरवाइज़र, जो आप लोगों का काम एक तो हेल्प करेगा और साथ साथ जो है वो उसको सुपरवाइज़ भी करेगा, ठीक है। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है, ये आप लोगों ने समझ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट ऑर्डर एंड कंपोनेंट्स ऑफ थीसिस। अब थीसिस के कंपोनेंट्स और ऑर्डर क्या है। सबसे पहले ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें बहुत इजी है। अब थीसिस लिखेंगे भी ना तो आपको सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो पता होने चाहिए। सबसे पहले हम एक टाइटल पेज बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगो और अपना टॉपिक वगैरह अपना नाम वो लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ ओरिजिनलिटी और कॉपीराइट पेज, ये एक पेज हम डालते हैं, उसमें हम लिखते हैं कि ये जो काम किया है ना ये हमारा अपना है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ ओरिजिनलिटी हम उसमें देते हैं। फिर उसके अंदर जो है ना उसके बाद हम डेडिकेशन, एक्नॉलेजमेंट, ये 2 चीज़ें ऐड करते हैं।
अब डेडिकेशन और एक्नॉलेजमेंट क्या होती है। डेडिकेशन में बेसिकली हम जो काम किया होता है ना उसको डेडिकेट करते हैं। हो सकता है हम आप अपने सुपरवाइज़र को पहले डेडिकेट करेंगे, फिर उसे अपने जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हमारे जो है वो मदद की थी उनको डेडिकेट करेंगे, ठीक है। इसमें उनका जिक्र करेंगे। एक्नॉलेजमेंट्स में हम किसी को भी ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, अपने सुपरवाइज़र को, उनकी तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने इस तरह से सपोर्ट किया ये वो, ठीक है। इसमें हम उनको ले लेते हैं जिन्होंने सपोर्ट किया होता है। उसके बाद हम जो है वो पेपर का एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली लिखते हैं तो सबसे एंड में है, लेकिन ये आता सबसे ऊपर है, ठीक है। जब हम अपनी रिसर्च कंप्लीट कर लेते हैं तो उसकी एक समरी जो है वो एक छोटे से पैराग्राफ में लिखते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट से आप लोग वाकिफ़ होंगे, जिसमें हम सारे की सारी जो है वो देखते हैं कि ये चीज़ इस पेज पे है, ये चीज़ इस पेज पे है, ठीक है। फिर लिस्ट ऑफ टेबल्स फिगर्स ये भी हम बताते हैं। लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस, अगर एब्रीविएशंस वगैरह हों कोई यूज़ हुई हुई तो मतलब इंपॉर्टेंट टर्म्स वो बताते हैं। फिर हमारे चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन का होता है। इंट्रोडक्शन के चैप्टर के बाद हमारा जो है वो लिटरेचर रिव्यू, देन मेथडोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशन और कंक्लूजन, ठीक है। तो बेसिकली आपके 5 चैप्टर्स होते हैं। डिस्कशन और कंक्लूजन जो होती है ना ये एक ही चैप्टर में होती है, या रिजल्ट्स और डिस्कशन एक चैप्टर में होती है, या फिर कंक्लूजन और डिस्कशन, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर्स आप लोगों के थीसिस के होते हैं। और एंड में फिर हम रेफरेंसेस ऐड करते हैं और अपेंडिसेस, ठीक है। अब ये बहुत जो है वो इजी है। आप कोई भी अगर आर्टिकल डाउनलोड करें ना गूगल से तो उसमें आप लोगों को ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो नज़र आएंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। अब सबसे पहला जो हमारा जो है ना टॉपिक वो है डिफाइन टाइटल। अब सबसे पहले हम जो है वो टाइटल के बारे में बात करेंगे। आज आप लोगों ने मेरी आवाज़ इग्नोर करनी है, बिकॉज़ आपको पता है भाई कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और ये सर्दियों की ही अलामतें हैं, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन साथ ही साथ अब चूँकि मिड्स भी आ गए हैं और स्ट्रेस्ड हैं, बार बार कह रहे थे, तो इसलिए मुझे जो है वो मजबूरन बनाना पड़ी। मैंने कहा चलो आप लोग जो है ना वो तो तैयारी करें ना, मेरी खैर है। तो टाइटल क्या होता है। टाइटल में जैसे मैंने आप लोगों को बोला, टाइटल आपका कॉन्साइज़ होना चाहिए, हाइलाइट्स की वेरिएबल्स और फुली एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये कि इसमें एक तो आप इंट्रोडक्शन में टाइटल में अपना जो है वो टॉपिक ऐड करते हैं, वो ज़रा बोल्ड और बड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। फिर वेरिएबल्स को हाईलाइट करते हैं, वही टॉपिक वाले ही हो गए। फुली एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, ठीक है। उसको पढ़ के हमें समझ आनी चाहिए कि ये जो आपका थीसिस है ये इसके अबाउट है। फिर उसमें हम जो है वो अपना मतलब कोई भी टॉपिक का टाइटल है तो उसमें वेरिएबल्स पूरे करते हैं अपने। 2 वेरिएबल हो गए, ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ये इससे डिपेंड हो रहा है, इससे इफ़ेक्ट हो रहा है, और ये चीज़ें होंगी, इस लेवल पे हम स्टडी करेंगे। मतलब हर चीज़ जो है ना उसको हमने क्लियर करना होता है अपने टॉपिक को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ ओरिजिनलिटी। अब स्टेटमेंट ऑफ ओरिजिनलिटी मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि स्टेटमेंट ऑफ ओरिजिनलिटी जो है वो टाइटल पेज के बाद में आती है, और ये डिफ़र होती है। फॉर्म स्ट्रक्चर इसका डिफ़र भी हो सकता है, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, हर यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो है ना वो इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डिक्लेयर्स दैट द वर्क इज़ योर ओन, और इसमें हम यही डिक्लेयर करते हैं कि ये वर्क जो है ना भाई ये हमारा है, ठीक है। इसमें हम अपने सिग्नेचर्स भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, डेडिकेशन और एक्नॉलेजमेंट्स के डिफरेंस बताना है आपने। तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि डेडिकेशन में क्या होता है। डेडिकेशन और एक्नॉलेजमेंट ये दोनों ही ऑप्शनल हैं, ठीक है। डेडिकेशन तो ऑप्शनल है, एक्नॉलेजमेंट तो समटाइम्स लोग सिर्फ एक्नॉलेजमेंट ही लिख देते हैं, लेकिन समटाइम्स हम जो है वो दोनों ही लिखते हैं। लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी में हम दोनों ही लिखते हैं, डेडिकेशन भी लिखते हैं और एक्नॉलेजमेंट भी लिखते हैं। डेडिकेशंस आर ऑप्शनल, नो हेडिंग्स रिक्वायर्ड, अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ ट्राइब्यूट, ठीक है। एक छोटी सी समरी होती है जिसमें हमने जो है वो खराज तहसीन या ये समझ लें कि हमने क्रेडिट पेश करना होता है किसी न किसी को कि भाई इसने हमारी हेल्प की, इसने हमारी हेल्प की, और इनकी वजह से जो है वो हम कंप्लीट कर पाए हैं, ठीक है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमने फ्रेंड का नाम ले लिया तो क्या हमारे मार्क्स कट जाएंगे, नहीं, ये आपने बताना ही बताना होता है, ठीक है। आप किसी से भी हेल्प आउट ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपने उससे लिखवाया है। आपने जो कहना होता है कि उसने हमारी जो है वो हो सकता है किसी ने आपकी सर्वे क्रिएट करने में मदद की हो, किसी ने आपको जो है वो पॉपुलेशन सेलेक्ट करने में मदद की हो, तो वो चीज़ें इस तरह से डेडिकेशन हमने देनी होती है। एक्नॉलेजमेंट्स जो है ये दूसरे सेपरेट पेज पे आती है, दूसरे थर्ड पेज पे हमारी एक्नॉलेजमेंट्स आती हैं, जिसमें हमने जो है वो तारीफ़ करनी होती है। पेरेंट्स ने हमें शुरू से सपोर्ट किया, और मतलब इस तरह से, और इंस्ट्रक्टर की गाइडलाइन से, और फ्रेंड्स की कोऑपरेशन से हम ये सब कुछ कर सके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी एक्नॉलेजमेंट में आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द टाइटल पेज ऑफ थीसिस। अब थीसिस का टाइटल पेज क्या होता है। टाइटल पेज ऊपर भी हमने बात कर ली कि कॉन्साइज होना चाहिए, की वेरिएबल्स इसमें होने चाहिए, और फुली एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, ठीक है। इससे समझ आ रही हो। टाइटल शुड नॉट हैव एब्रीविएशन। अब हमारा जो टाइटल है ना उसमें हम अक्सर कह देते हैं द रोल ऑफ L1।
अब L1 क्या है, इसमें हम इसके आगे ब्रैकेट में लिखते हैं मदर टंग या फर्स्ट लैंग्वेज। अगर फर्स्ट लैंग्वेज ना लिखें, L1 ही रहने दें, तो फिर पढ़ने वाले को समझ नहीं आएगी। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी होती हमने उसमें एब्रीविएशंस ऐड नहीं करनी होती, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, एक तो ये बताता है इन्फॉर्म एंड स्टेटमेंट ऑफ कंटेंट के, हमारी जो स्टेटमेंट है, हमारा जो कंटेंट होगा ना, उसके बारे में ये इन्फॉर्म कर रहा होता है कि वो एक्चुअल में किस पे बेस्ड होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फुट नोट्स एंड एंड नोट्स। अब फुट नोट्स और एंड नोट्स क्या होते हैं, इनके दरमियान हमने डिफरेंस को समझना होता है। फुट नोट्स अपीयर एट द बॉटम ऑफ द पेज वेयर द रेफरेंस और एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड। फुट नोट्स जो होते हैं ना, वो आप लोगों की हर पेज के एंड पे आ सकती हैं, ठीक है। कोई भी आपने चीज़ लिखी, फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रीवियस स्टडीज़ को रिव्यू किया, तो उसके रेफरेंसेस जो होते हैं ना, वो आप सेपरेट से तो देनी होती है, लेकिन उसमें भी उस पेज के एंड पे फुट वर्ड में आपको ऑप्शन होता है फुट नोट्स के ऐड करने का, ठीक है। उसमें आप ऐड करके उसी पेज के नीचे ऐड कर देते हैं। और ये सिंगल स्पेस होते हैं, सेपरेटेड फ्रॉम द टेक्स्ट बाय अ लाइन एंड देयर इज अ डबल स्पेस बिटवीन ईच फुटनोट। अब इसमें एक फुटनोट्स के जो टेक्स्ट होता है उनमें सिंगल स्पेस होती है, लेकिन एक फुटनोट और दूसरे फुटनोट के जो दरमियान जो स्पेस होती है ना, वो डबल स्पेस होती है। ओबियसली सारा का सारा डॉक्यूमेंट जो होता है ना हमारा APA फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग वो डबल स्पेस में होना चाहिए। अब एंड नोट्स क्या होते हैं, एंड नोट्स अपीयर एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर और एट द एंड ऑफ एंटायर थीसिस और डॉक्यूमेंट। अब एंड नोट्स इस तरह से हो सकते हैं, ये फुटनोट्स तो आप हर पेज में ऐड कर सकते हैं, लेकिन एंड नोट्स जो होते हैं ना, आपने वो एक चैप्टर ख़त्म होता है, जब इंट्रोडक्शन का चैप्टर ख़त्म हुआ देन आपने ऐड कर दी, या फिर पूरा का पूरा थीसिस ख़त्म हो गया तो फिर आपने एंड पे जो है ना वो मेजर पॉइंट्स और जो वो चीज़ें जो आप मेन थीसिस में ऐड नहीं कर सके, कोई रिसोर्सेज, कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन, वो आप उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इंस्ट्रक्टर को किसी चीज़ के अकॉर्डिंग चाहिए कि ये इसने क्या लिखा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन वो एंड नोट्स से जाके ले लेता है। द चॉइस बिटवीन यूजिंग एंड फुट नोट्स और एंड नोट्स डिपेंड ऑन द डिसिप्लिन। अब फुट नोट ऐड करना है या एंड नोट ऐड करना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से उसको लेके चलना है, और मज़ीद आपके इंस्ट्रक्टर्स भी गाइडलाइन दे देते हैं, ठीक है। फुट नोट्स शुड जनरली बी यूज पैरेंगली एंड फॉर कंसाइज एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कमेंट्स और सोर्सेज। समझ आ गई, इसमें हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, कमेंट्स जो है ना वो पास करने होते हैं किसी न किसी चीज़ पे, हम अपना भी इसमें व्यूज़ लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सोर्सेज वगैरह जो जहाँ से हमने मटेरियल लिया होता है उन वो रिसोर्सेज भी इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और ये रिसोर्सेज देने से जो हमारी स्टडी होती है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर एब्स्ट्रैक्ट के अबाउट है। अब जैसे कि हम तरतीब से पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहले टाइटल पेज आता है, फिर डेडिकेशन, एक्नॉलेजमेंट, और उसके बाद जो है वो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट, उसके बाद हमारा जो है वो अब्स्ट्रैक्ट आता है, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, इज अ चॉइस कंसाइज समरी ऑफ अ रिसर्च स्टडी और थीसिस। इट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क इंक्लूडिंग पर्पस, मेथड की फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स। बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट जो होता है ना, वो हमारे पूरे के पूरे थीसिस जब हम राइट कर लेते हैं, पूरी की पूरी रिसर्च जब हम कर लेते हैं, तो उसमें उसके बाद हम एक शॉर्ट समरी लिखते हैं। क्योंकि जब कोई आता है ना हमारा थीसिस पढ़ने के लिए, तो पहले वो समरी पढ़ता है, पहले वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ता है, एज़ कम्पेयर टू कि वो 5,000 वर्ड्स पढ़े, वो ये 500 वर्ड्स का एक एब्स्ट्रैक्ट पढ़ता है, और उसे आइडिया हो जाता है कि इसने कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ की, इसका कौन सा ऑब्जेक्टिव था, क्या कंक्लूजन आई और क्या फाइंडिंग्स हैं, ठीक है। तो ये समझ लें कि इट सर्व्स एज अ स्नैपशॉट अलाउइंग रीडर्स टू क्विकली अंडरस्टैंड द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च। समझ आ गई, एक छोटे से स्नैपशॉट समझ लें या एक पिक्चर समझ लें जो पूरी की पूरी थीसिस की होती है इसके अंदर, ठीक हो गया। ये इसके वर्ड्स होते हैं 500, मैक्सिमम लिमिट होती है। ये फंक्शंस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ये क्या क्या इसके फंक्शंस है, प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू, इसमें हमने जो है वो अपनी पूरी की पूरी थीसिस का ओवरव्यू प्रोवाइड करना होता है। ऑफर्स द एब्स्ट्रैक्ट ऑफर्स अ ब्रीफ येट कॉम्प्रिहेंसिव समरी ऑफ द स्टडी गिविंग रीडर्स अ सेंस ऑफ रिसर्च फोकस, मेथडोलॉजी, फाइंडिंग्स, ठीक हो गया। एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द स्टडी, वही सारा कुछ ये हमारी स्टडी को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, जो चीज़ हमने यूज़ की है उसी वही हमने इसके अंदर लिखनी है। नेक्स्ट है नॉन इवैल्यूएटिव। द एब्स्ट्रैक्ट शुड नॉट कंटेन एनी पर्सनल कमेंट्स और इवैल्यूएशंस। हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट है ना, उसमें हमने पर्सनल कमेंट्स और इवैल्यूएशंस पास नहीं करनी होती। जैसे कि आप लोगों को पता है भाई कि हमारा जो रिसर्च होती है ना, जो भी हम रिसर्च करते हैं उसमें भी हम अपने कमेंट्स और अपनी जो राय होती है ना वो बयान नहीं कर सकते, वरना वो बायस्ड हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमने जो भी चीज़ें इसमें ऐड करनी होती है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, और वो न्यूट्रल वे में हमने ऐड करनी है। ये नहीं कि अगर नेगेटिव सारा नेगेटिव ही उस टॉपिक पे बता दें, या अगर पॉजिटिव में जाना है तो हम सारा पॉजिटिव ही बता दें। हमने दोनों चीज़ों को लेके चलना होता है। कोहेरेंस एंड रीडेबिलिटी। अब द एब्स्ट्रैक्ट मस्ट कंटेन क्लियर एंड कंसाइज वर्ड्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज, एक्टिव वर्ब्स का यूज़ करना होता है। ये नहीं कि हमने घुमा फिरा के बात करनी होती है, हमने इसमें शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करने होते हैं,
और उसमें भी हमने जो वर्ब्स यूज़ करने होते हैं, एक्टिव वर्ब्स और डायरेक्ट सेंटेंसेस यूज़ करने होते हैं, ताकि जो भी पढ़ने वाला है उसे क्लियरली हमारी स्टडी के अबाउट एक स्नैपशॉट मिल जाए। ठीक है, कंसाइजनेस, ईच सेंटेंस मस्ट सर्व एज अ पर्पस एंड द एंटायर सब्जेक्ट इज यूजुअली लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक वर्ड। अब जो भी हमने इसमें सेंटेंस लिखना है उसका कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हम ही फजूल में ही लिखते जाएँ। तो उसके बाद इसकी जो वर्ड लिमिट होती है वो जैसे मैंने पहले बताया 350 टू 500 वर्ड्स, इसके अंदर अंदर हमने इसको लिखना होता है। ठीक है, 500 वर्ड से ऊपर नहीं जाना चाहिए और इसके नीचे ही हम जो है वो कीवर्ड्स ऐड करते हैं इन वर्चुअल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट, क्वेश्चन नंबर 9। अब एब्स्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो है ना वो हमने इंट्रोडक्शन, ये आपने हेडिंग्स नहीं देनी होती, इसमें एब्स्ट्रैक्ट लिखते हुए हेडिंग्स नहीं देनी होती। ये स्ट्रक्चर आपको इसलिए बताया जाता है कि आपने इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके पैराग्राफ लिखना होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन है जिसमें हम ब्रीफली बैकग्राउंड एक्सप्लेन करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द इशू, कि अगर हम फॉर एग्जांपल द रोल ऑफ एल वन ऑफ स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, तो हम उसमें बैकग्राउंड मदर टंग का रोल कितना यूजेज है आजकल, मतलब और इंग्लिश लैंग्वेज की कितनी इंपॉर्टेंस है और इसकी मतलब वो बताएंगे। फिर हम बताएंगे रिसर्च गैप एंड प्रॉब्लम्स, कि इसमें रिसर्च गैप है कि प्रीवियस रिसर्चेस कम है इसमें, और हम जो है वो इसको पाकिस्तान लेवल पे स्टडी करेंगे, तो ये हमारा रिसर्च गैप हो गया। फिर हमने अपना ऑब्जेक्टिव बताना होता है कि दिस रिसर्च विल इज़ एम टू एक्सप्लोर द इफ़ेक्ट ऑफ मदर टंग ऑन स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, आइदर इट हिंडर्स द इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग और इट बूस्ट। ठीक है, ये हमने इसमें देखना होता है। फिर हमने मेथोडोलॉजी बतानी है कि हमने जो है वो क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी यूज़ करनी है, ये क्वांटिटेटिव हम जो है वो सर्वेस करेंगे, हमने सर्वेस किए और ये चीज़ की और ये चीज़ की, ये सारी चीज़ें हमने वो बतानी होती हैं। ठीक है, उसके बाद डाटा सोर्सेज, सैम्पलिंग कैसे यूज़ किया आपने, रैंडम सैम्पलिंग, रैंडमली स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, प्रपोजिव सैम्पलिंग की, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपने बतानी होती है। रिज़ल्ट्स में फिर आपने जो है वो 3 से 4 लाइन्स में अपने रिज़ल्ट्स बता देने होते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो ये सोचते हैं कि उनकी मदर टंग इस तरह से जो है वो हेल्पफुल है, उसकी अगर पॉजिटिव में जा रही है तो पॉजिटिव वाले बताने हैं, अगर नेगेटिव में कोई एक दो है तो वो नेगेटिव वाले भी आपने बताने होते हैं। ठीक है, फिर आपने कंक्लूजन लिखनी होती है कि इन सारे रिजल्ट से ये कंक्लूजन रहा हुई कि भाई इसका पॉजिटिव भी इफेक्ट है और नेगेटिव भी है, और हमें दोनों को बैलेंस्ड जो है वो लेके चलना चाहिए। ठीक है, इम्प्लीकेशंस में हम मज़ीद रिसर्चर्स के लिए जो है वो फील्ड्स निकालते हैं कि वो इन इन चीज़ों में जो है वो इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन डिस्क्राइब की लिंग्विस्टिक फीचर्स ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट के की लिंग्विस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, इसमें टेंस की चॉइस किस तरह से करनी होती है, इसमें जो है वो किस तरह का टेंस यूज़ करते हैं हम, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, फीचर्स की लिंग्विस्टिक फीचर्स ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट। ये लास्ट टाइम हर बच्चे के पेपर में आया हुआ था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम इसमें यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली हमारा काम हो चुका है। ठीक है, काम करने के बाद ही हम जो है वो इसको लिखते हैं, तो इसलिए हम हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ करते हैं। ठीक हो गया इंट्रोडक्शन में। और अगर जब हम प्रीवियस किसी का जो है वो वर्क बताना हो ना, कि प्रीवियसली ये चीज़ जो है वो हैज़ नॉट बीन एक्सप्लोर्ड, तो इस तरह से हम हैज़ नॉट और हैव नॉट का यूज़ करते हैं। सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम जो है वो अपने पर्पस बयान करते हुए दिस रिसर्च इज़ एम टू, ठीक है, एम्स टू एक्सप्लोर, तो इसमें हम जो है वो सिंपल प्रेजेंट, अपना जब हम मकसद बताते हैं या गैप आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसमें हम जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, ये लास्ट टाइम ना ये एमसीक्यूज भी आया हुआ था। सिंपल प्रेजेंट टेंस रेफर्स टू द इमीडिएट प्रेजेंट, इमीडिएट प्रेजेंट जो हमारा होता है ना, हाल ही में होने वाला, उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट फाइंडिंग जनरलाइजेबिलिटी, सिंपल पास्ट टेंस जो है ना वो हम इसमें यूज़ करते हैं अगर हमने जो है वो जब हम अपने रिजल्ट्स को बताते हैं कि द स्टडी यूज्ड मल्टीपल, मतलब क्वालिटेटिव डाटा सैम्पलिंग अप्रोच, या द स्टडी इंक्लूडेड क्वांटिटेटिव मेथड डाटा सैम्पलिंग अप्रोच। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें, और इसके साथ साथ हम जब रिजल्ट्स बताते हैं तो उसके अंदर जो है वो हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, फाइंडिंग्स में हम सॉरी जो है वो सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं। और जो मेथडोलॉजी होती है ना, मेथडोलॉजी जब आप लिखे भी ना मेन चैप्टर में, तो उसमें हम जो है वो पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये एब्स्ट्रैक्ट है आप लोगों का, आप लोगों ने इसमें एब्स्ट्रैक्ट के जो है वो सबसे पहले इसकी डिफाइन करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से स्ट्रक्चर की ये जो चीज़ें होती हैं ना, इस ये भी आपके एमसीक्यूज़ में सॉरी जो अभी आपके सेकंड और फर्स्ट जो क्विज़ेज़ आती हैं ना, इसमें आती हैं। एमसीक्यूज़ तो आपके पेपर में आएंगी ही नहीं, लेकिन उसमें ये जो आपकी अभी कोर्स एक्टिविटीज़ के क्विज़ेज़ हैं ना, उनमें इस तरह की चीज़ें आती हैं, जैसे ये एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, पर्पस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मेथोडोलॉजी में रिसर्च डिज़ाइन मेथड, रिजल्ट्स में ये चीज़ें, तो ये एमसीक्यूज़ में आ जाती हैं। ठीक।
ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारा अब्स्ट्रैक्ट, तो हम सबसे एंड पे लिखते हैं ना, लेकिन होता है ये सबसे ऊपर है। लेकिन इसके बाद जो हमारे चैप्टर स्टार्ट होते हैं उसमें सबसे पहला चैप्टर हमारा होता है इंट्रोडक्शन का। अब इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन इज़ अ ओपनिंग चैप्टर ऑफ थीसिस एंड इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली जो भी ऑडियंस है उसको सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ही बनना है ना हमारा। तो इंट्रोडक्शन एक तो ये शॉर्टर और एट द फोर फ्रंट ये शॉर्टर भी होना चाहिए और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, गिवन ओवरव्यू ऑफ द वर्क, ये हमारे वर्क का ओवरव्यू जो है वो शो कर रहे हो। ठीक है, बी कॉन्साइज, बी सिंपल एंड क्लियर विदाउट टू मेनी कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट्स। इसमें ये नहीं कि आपने कॉम्प्लेक्स चीज़ों को लेके चलना है कि भाई ये इस तरह से ये से नहीं, आपने सिंपल रहना है। जो जो चीज़ें ऑथेंटिक हैं, जो जो चीज़ें मौजूद हैं वो आपने बतानी है। अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स, कोई डिबेट्स भी हैं तो उनमें आपने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लेके चलना कि उसको सॉल्व करने में हमें जो है वो ज़्यादा सारी मैथडोलॉजीज़ को अप्लाई करना पड़े। ठीक है, तो आपने इसमें क्लियर रहना है। और मज़ीद इसको बहुत लंबा नहीं करना। इंट्रोडक्शन का चैप्टर जो होता है ना वो आपका 700 to 800 वर्ड्स का, मैक्सिमम 1000 वर्ड्स से नीचे नीचे होना चाहिए। इसमें आपकी इंट्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ द इंट्रोडक्शन। ऑफ फंक्शंस क्या हैं इसके? इसमें आपने प्रॉब्लम को और इसकी इम्पोर्टेंस को बताना होता है, प्रॉब्लम है क्या। फिर आपने अपना जो है वो ब्रीफ ओवरव्यू देना होता है अपने टॉपिक का, जिसमें ओवरव्यू में आप जो है वो प्रीवियस भी बता सकते हैं कि उसकी बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं अपने टॉपिक का। ये इस तरह से चलता आ रही चीज़, इस तरह से चलती आ रही है, इतनी कॉमन है और ये यहाँ यहाँ यूज़ हुई इस तरह से। फिर आपने एक गैप आइडेंटिफाई जो है वो करना होता है कि इस प्रीवियस रिसर्चेज में ये चीज़, इस चीज़ को जो है वो अनएक्सप्लोर्ड रह गई, इस चीज़ पे फोकस नहीं किया गया, मैं इस चीज़ पे फोकस करूँगा। फिर आपने एक्सप्लेनेशन हाउ यू वांट टू एड्रेस दिस गैप। फिर हमने अपना बताना होता है कि हमने, जैसे मैंने बताया ना अभी, कि हम जो है वो इसको किस तरह से फिल आउट करेंगे। तो आपने फिर बताना होता है कि मैं इस टॉपिक पे इस एरिया में रिसर्च करूँगा क्योंकि ये अनएक्सप्लोर्ड है, इससे प्रीवियस रिसर्चेज में मज़ीद इजाफा होगा। फिर आप लोगों ने एक आउटलाइन बनानी होती है और अपने वर्क जो है वो उसकी कंट्रीब्यूशन करनी होती है। एन आउटलाइन ऑफ द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ योर थीसिस। फिर हमने जो है वो उसको स्ट्रक्चर देना होता है। ठीक है, हाउ टू इंडिकेट एंड ऑक्यूपाई गैप। अब ये जो हमने गैप यहाँ पे इंडिकेट किया, ये किस तरह से इंडिकेट करना होता है? ये आपकी असाइनमेंट भी आई हुई थी, तो ये उसी में ही है कि आपने जो गैप आइडेंटिफाई करना होता है वो प्रीवियस रिसर्च में करना होता है। आप लोगों ने गूगल स्कॉलर से आर्टिकल्स डाउनलोड करने हैं, उनको रीड आउट करना होता है और फिर उसमें देखना होता है कि अच्छा इसमें इस कंट्री में रिसर्च हुई, इस आर्टिकल में ये मेथडोलॉजी यूज़ हुई। फिर आपने उन सब में से एक क्वेश्चन रेज़ करना होता है कि भाई इस चीज़ पे फोकस नहीं किया गया इनमें। ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम होगी। और एक्सटेंड प्रीवियस नॉलेज, इस तरह से आप जो है वो प्रीवियस नॉलेज को एक्सटेंड कर लेते हैं, अपनी नॉलेज, अपना जो चीज़ होती है ना उसको ऐड करके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने पाकिस्तान में सेकेंडरी लेवल पे उस टॉपिक पे रिसर्च नहीं की, तो आप ये कह सकते हैं कि इस टॉपिक पे सेकेंडरी लेवल में कोई रिसर्च नहीं मौजूद और मेरी जो है ना रिसर्च वो इस टॉपिक पे सेकेंडरी लेवल पे की जाएगी। ठीक है, आपने गैप आइडेंटिफाई भी किया और उसको ऑक्यूपाई भी कर लिया। ठीक हो गया। तो ये देखिए, ये आप लोगों के जो है वो थीसिस के, ये आप लोगों के थीसिस के 7 चैप्टर्स दिए हुए हैं। द फर्स्ट चैप्टर इंट्रोड्यूस द कॉन्टेक्स्ट एंड कंसर्न ऑफ थीसिस, क्लैरिफाइज की कंस्ट्रक्ट, सेकंड ब्रीफली रिव्यूज द लिटरेचर, थर्ड मेथोडोलॉजी का होता है, फोर्थ एंड फिफ्थ में हम जो है वो डाटा एनालिसिस करते हैं और सिक्स में हम डिस्कशन करते हैं और सेवन्थ में जो है वो हम प्रोवाइडिंग इम्प्लीकेशंस, मतलब आप समझ रिकमेंडेशंस वगैरह देते हैं, लिमिटेशन अगर कोई है तो वो देते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने, ये जस्ट मैंने एक पिक्चर लगाई थी जो आप लोगों के हैंडआउट्स में भी मौजूद है। ठीक हो गया। अब व्हाट आर द की लिंग्विस्टिक फीचर्स इन एस्टैब्लिशिंग सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। अब सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी इंट्रोडक्शन के चैप्टर में इन वर्चुअल यूनिवर्सिटी आप लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी होती है। इंट्रोडक्शन लिख दिया 800 वर्ड्स का। फिर आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बतानी होती है कि ये प्रॉब्लम है। फिर हमने उसकी सिग्निफिकेंस बतानी होती है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको, इस पर रिसर्च करना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली द की लिंग्विस्टिक फीचर्स इन एस्टैब्लिशिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द फीचर। सिग्निफिकेंस में हम जो टेंस यूज़ करते हैं ना वो प्रेजेंट टेंस होता है। द स्टडी एम्स टू एक्सप्लोर, और अगर हम जो है वो ये करना चाहेंगे प्रीवियस देयर हैज़ बीन नो रिसर्च एग्जिस्ट ऑन दिस टॉपिक, इस तरह से, मतलब प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये दोनों को जो है वो हम यूज़ करते हैं। अब ये देखिए, ये एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं। द स्टडी एड्रेसेस द करंट गैप इन लिटरेचर, द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, ये देखिए एड्रेसेस, लाइज, और ये चीज़ें जो है वो हम प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। ठीक हो गया।
मतलब अपनी रिसर्च के अबाउट। और अगर हमने प्रीवियस रिसर्च में उसको कनेक्ट करना है कि कुछ रिसर्चर्स ने ये कहा था, लेकिन हम जो है वो इस पे चलेंगे, तो वो जो पिछले रिसर्चेस को लेना होता है, फिर हम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेते हैं। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल्स इसकी देख सकते हैं, ये सारी की सारी। और चलें जी, इसके साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन आई होप कि आप लोगों को मैं समझा पाई होंगी इसको इजी वर्डिंग में। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आप लोगों की, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। स्टूडेंट्स को ये बोरिंग लगती है क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीज़ें इस तरह की हैं, कुछ समझ नहीं आती उनको, कोई चीज़ें हैं क्या, प्रैक्टिकली नहीं देखी हुई ये सारी चीज़ें। तो आप लोगों ने ये सारे के सारे क्वेश्चंस जितने मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, इनको अच्छे से तैयार करना है, बिकॉज़ ये जो है ना, इसी में से आपका जो पेपर में आएगा ना क्वेश्चंस, इंशाल्लाह इसी में से आएंगे। ठीक है, आज हमने 1 to 5 चैप्टर्स डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस। फिर हम जो है वो उसका फॉर्मेट देखेंगे। इसके बाद मेथडोलॉजी में चले जाएंगे, मेथडोलॉजी किस तरह से आपने बनानी होती है, उस पर किस तरह से वर्क करना है। देन जो है वो हम लोग रिजल्ट्स और कंक्लूजन रिजल्ट्स पे जाएंगे। ठीक है, आपके मिड्स के जो होते हैं ना एग्ज़ाम, उसमें रिजल्ट्स का थोड़ा सा टच आता है, मेथडोलॉजी तक ही होता है। ठीक है, रिजल्ट्स में थोड़ी सी जो है आई थिंक एक चैप्टर आपका रिजल्ट्स वाला इसमें आता है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, बोर नहीं हुए होंगे। तो ट्राई तो मैंने फुल की है कि इसको इजी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकूं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।